राजस्थान में एक जगह है बुहाना, झुंझुनू के करीब है, और वहीं पे एक इलाका है सागवा। सागवा में सचिन नाम का एक नौजवान रहता है जो आर्मी में है, फौजी है। और सचिन की शादी अल्पना नाम की एक लड़की से होती है। पति पत्नी दोनों खुश। शादी के बाद वापस सचिन को ड्यूटी पे जाना होता है। वो ड्यूटी पे लौट जाता है। उसकी पोस्टिंग असम में है, तो असम में पोस्ट रहता है। और फौजियों की जो ज़िंदगी होती है, आमतौर पे साल में 1 महीना 15-20 दिन बस ऐसी छुट्टी मिलती है, इमरजेंसी छोड़ दे तो, और बीमारियों को। तो लगभग आप 11 महीने तक घर से दूर रहते हैं। अलग अलग हालात में अलग अलग जगहों पे आपको नौकरी करनी पड़ती है। तो सचिन भी इसी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था एक फ़ौजी के तौर पर। इधर पीछे में सचिन के, अब सचिन की पत्नी अल्पना घर में थी, और अल्पना के साथ उसके सास और ससुर थे। ससुर भी काम के सिलसिले में अक्सर ज़्यादातर बाहर रहते हैं इस झुंझुनू से। तो अल्पना और सास ये दोनों आमतौर पे ज़्यादा घर में रहा करती थी। शादी के कुछ समय के बाद, चूँकि अब सचिन वापस चला गया ड्यूटी पे, अल्पना की मुलाकात मनीष मीणा नाम के एक नौजवान से होती है। और इसके बाद दोनों में दोस्ती होती है, फिर दोनों में प्यार हो जाता है। अब शादी को अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीते, लेकिन अल्पना की ज़िंदगी में एक नया शख्स आ चुका था। प्यार के बाद अब दोनों फ़ोन पे बातचीत शुरू होती है। ये बातचीत घंटों चलती है। फिर धीरे धीरे फ़ोन के बातचीत के बाद वीडियो कॉलिंग शुरू होती है। अब दोनों वीडियो पे बातचीत करते हैं। इस दौरान में जो अल्पना की सास थी, वो अपनी बहू की इन चीज़ों पे उसकी नज़र पड़ती है। उसे लगता है कि उसकी बहू किसी पराये शख्स से बात कर रही है, वीडियो कॉल कर रही है। कई बार उसने वीडियो कॉल में देखा भी, तो उसने इसका विरोध किया। पहले समझाया बहू को कि ये ठीक नहीं है, बट अल्पना मानी नहीं और बातचीत चलती रही। इसी दौरान में 1-2 बार मीना से मुलाकात भी हुई घर के आसपास। सास ने देख लिया, सास को गुस्सा आया। अब उन्होंने अल्पना को कहा, समझाया कि ये सब अच्छी बात नहीं है, अगर तुम्हारे शौहर को, तुम्हारे पति को पता चलेगा तो बात बिगड़ जाएगी। लेकिन अल्पना मानी नहीं। फिर वो सिलसिला 1-2 दिन रुका, फिर आगे चलता रहा। इसके बाद फिर वही फ़ोन पे बातचीत, वीडियो कॉलिंग। इस दौरान में इन सारी चीज़ों में कई बार घर का काम भी डिस्टर्ब होता। सास को ज़रूरत होती घर में खाना, बाकी चीज़ें, बहू फ़ोन पे ही लगी हुई है। तो इन चीज़ों ने घर में झगड़ा शुरू कर दिया। लेकिन अभी तक ये बात सचिन को मालूम नहीं थी, क्योंकि वो असम में पोस्टेड था, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। और इसी दौरान एक रोज़ फिर वीडियो कॉल करते हुए सास ने देख लिया। उस दिन सास बहू में झगड़ा हुआ और सास ने कहा कि मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की, बट तुम मान नहीं रही हो, इसलिए अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं ये सारी बात सचिन को बता दूंगी कि तुम्हारा एक मनीष नाम के शख्स के साथ रिश्ता है। तुम उससे घंटों बात करती हो, वीडियो कॉल करती हो, मोबाइल पे कॉल करती हो, मिलती जुलती हो, और ये सारी बात सचिन को बता दूंगी। इत्तेफाक से सचिन को कुछ वक्त के बाद घर आना था। अब अल्पना डर गई। उसे लगा कि अगर उसका पति आ गया और सास ने सब कुछ बता दिया तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। उसने ये बात अपने प्रेमी मीणा को बताई। उसने कहा ऐसी सी बात है, सास को पता चल गया और वो मेरे पति को सब कुछ बता देगी तो कुछ भी हो सकता है। अब दोनों घबरा गए। उन्होंने कहा क्या करें। अल्पना ने कहा कि क्यों ना सास को रास्ते से हटा दें, क्योंकि घर में और तो कोई है नहीं, ससुर ज़्यादातर बाहर रहते हैं, तो अगर सास मर जाए तो फिर कोई देखने वाला है नहीं, पति तो ड्यूटी पर रहेगा, और फिर हम आराम से बात कर सकते हैं, आराम से मिल सकते हैं, कोई टोकने रोकने वाला नहीं होगा। दोनों इस बात पे राज़ी हो जाते हैं। अब प्लानिंग ये होती है कि सास को मारे कैसे। तमाम तरीके सोचते हैं। चूँकि फ़ौजी की बीवी थी, उसे मालूम था बहुत सारी चीज़ें। वो कहती कि इस तरीके से सास को मारना है, रास्ते से हटाना है कि किसी को शक भी ना हो, और ये भी लगे कि एक नेचुरल डेथ है, प्राकृतिक मौत है, कत्ल नहीं है। काफ़ी तरह की चीज़ें सोची उन्होंने। चूँकि फिल्में सीरियल भी देखती रहती थी, तो तमाम आइडियाज़ कि कैसे क्या किया जाए। लेकिन हर बार उसे लगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें पहले भी हो चुकी है और इसमें पकड़े जाने का खतरा है। तो अब क्या करें। फिर उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने कहा कि अगर इसको नेचुरल मौत दिखानी है तो क्यों ना ऐसा करें कि सास की मौत को हम दिखाएं कि सांप के डसने से और सांप के जहर से मौत हुई है। कोई शक भी नहीं करेगा और ये एक हादसा लगेगा।
अच्छा, उस इलाके में सांप वाप पाए भी जाते हैं। दोनों इस बात के लिए तैयार हो गए कि हाँ ये ठीक है, इसी तरीके से करते हैं। इसके बाद अब जो मनीष था उसने एक जहरीले सांप को ढूंढने का काम शुरू किया। इसी दौरान में एक सपेरा उसके संपर्क में आया। उसने सपेरे से बात की। उसने कहा कि हमें एक जहरीला सांप चाहिए जिसका डसा इंसान बच ना सके। उसने कहा ठीक है। दोनों में डील हो गई। उसके बाद तय हुआ कि एक मौका देखकर ये काम किया जाए, और ये मौका तब होगा जब अल्पना का जो ससुर है वो घर पे ना हो, क्योंकि अक्सर वो बाहर रहता था। इत्तेफाक से 2 जून 2018 की रात उन्हें ये मौका मिल गया। 2 जून की सुबह अल्पना का ससुर घर छोड़कर अपने काम के सिलसिले में बाहर चला गया और अगले वो 1-2 दिन तक लौटना नहीं था। अब घर पे सिर्फ सास और बहू थी। अल्पना ने मनीष से बात की। सपेरे ने सांप एक बैग में मनीष को सौंप दिया। मनीष वो सांप लेकर चुपचाप से शाम को जब अंधेरा होता है घर पहुंचता है। अल्पना को वो बैग देता है, बोलता है कि खोलना मत। वो बैग ले जाकर घर के कोने में रख देती है। बैग बंद था, उसके अंदर सांप। इसके बाद जैसी ही रात होती है मनीष उसको एक बेहोशी की दवा भी देता है। वो अपनी सास को केले के जूस में उस दवा को डालकर पिला देती ताकि वो बेहोश हो जाए। सास जूस पीने के बाद बेहोश हो जाती है। जैसी वो बेहोश होती है अल्पना अपने प्रेमी को घर में बुलाती है। वो आता है, देखता बेहोश है। अब लेकिन एक ये था कि सांप ले तो आए हैं आप, लेकिन सांप को आप ये ब्रीफ तो नहीं कर सकते कि आपको किसको काटना है, कब काटना है, कहाँ काटना है। सांप सांप है, अपने हिसाब से काम करेगा। तो नहीं, ये डर था कि अपने बेहोश भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब उस सांप को उसके कमरे में भी छोड़ देंगे, लेकिन अगर सांप बिना काटे भाग गया तो पूरा प्लान फेल हो जाएगा। अब एंड टाइम पे दोनों ये बात कर रहे हैं कि अगर सांप ने नहीं काटा, सांप भाग गया या सांप के डसने के बावजूद बच गई तो क्या होगा। फिर इन्हें लगा कि देखो सास तो बेहोश है, तो पहले गला घोट देते हैं, बाद में सांप देख लेंगे, काट लिया तो ठीक है। तो तय यही होता है। इसके बाद बहू और उसका प्रेमी दोनों मिलकर अपनी बेहोश सास का मुंह और नाक तकिया से दबा देते हैं। दम घुट जाता है, उसकी मौत हो जाती है। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि अब नब्ज नहीं चल रही है, मर चुकी है वो, तो दोनों वो बैग जिसमें सांप था जहरीला अपनी सास के कमरे में लाकर रखते हैं और बैग को खोल के दरवाज़ा बंद कर देते हैं। उसके बाद दोनों चले जाते हैं। अब प्रेमी घर से निकल जाता है, अल्पना अपने दूसरे कमरे में। रात बीत जाती है, सुबह होती है। सुबह अचानक अल्पना की चीख अड़ोसियों पड़ोसियों को सुनाई देती है। अल्पना अब चीखते हुए आती है, कहती है मेरी सास को पता नहीं क्या हो गया है और घर के अंदर मैंने अभी सांप देखा। अब सारे लोग भाग कर आए, देखा। इसी दौरान किसी ने सपेरे को भी बुला लिया। सपेरा आया, सपेरे ने अपने बीन पर घर के अंदर से उस सांप को ढूंढ भी निकाला, उसको पकड़ लिया। अब पड़ोसियों सबकी मौजूदगी में सांप बरामद हो गया। इधर सास बेहोश लगभग पड़ी है। बाद में उसे अस्पताल लेकर गए तमाम पड़ोसी की मदद से। डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। अब चूंकि सांप पड़ोसियों के सामने पकड़ा गया, सपेरा आया, ये सब सबूत थे, तो ये हुआ कि शायद सास को सांप ने डस लिया और उनकी मौत हो गई। एक हादसा है। बाद में घर वालों को, रिश्तेदारों को खबर दी गई। सारे लोग आए, बेटा आया असम से, फौजी, ससुर पहुंचे, अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन उससे पहले पोस्टमार्टम हुआ, क्योंकि सांप ने काटा था तो ये एक एक्सीडेंटल डेथ था। पोस्टमार्टम के बाद अब झुंझुनू जैसे इलाके में ये था कि बहुत सारे लोगों ने गवाही भी दी थी, पुलिस भी पहुंच गई थी कि सांप का काटा हुआ केस है, सांप का काटा हुआ केस है। तो बड़ा आमतौर पर अगर आप बड़े शहरों से हटें, छोटे छोटे जगहों पे जाएं तो बड़ी नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं। तो पुलिस और ये सारे लोग भी इसको बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेट नहीं करते। यहाँ पे भी पुलिस ने यही किया। उसने कहा कि सबके सामने सांप पकड़ा, सपेरे का भी बयान दर्ज कर लिया, पड़ोसियों का भी बयान दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पुलिस ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। 7 महीने बीत गए। 7 महीने के बाद अब इधर पति लौट चुका है ड्यूटी पर। अल्पना फिर से अपने प्रेमी से मिलना शुरू कर देती है। अब तो रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था। पड़ोसियों को भी ये बात पता थी कि इसका एक प्रेमी आता जाता है। ससुर तक भी बात पहुंची। फिर ससुर के ज़रिए अब बात पति तक पहुंची और कहा कि ये इसके बहू जो है इस तरीके से कर रही है और हमें तो डाउट है कि शायद सास को भी इसने इसी तरीके से कुछ जहर वहर ना दे दिया हो। अब ये बात दिमाग में घुस गई
तो ये हुआ कि चलो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही देखा जाए। घर वालों ने फिर से पुलिस से संपर्क किया और पुलिस से कहा कि हमें डाउट है कि मेरी माँ हादसे में नहीं मरी है, बल्कि हो सकता है उसका कत्ल किया गया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाला गया, रिपोर्ट तब की थी, उसमें साफ साफ लिखा था कि उनकी सास की मौत दम घुटने से हुई थी। क्योंकि पहले तकिया मुंह पे रखा गया था और नाक पर तो दम घुटने से, अब दम घुटने से हुई थी, इसका मतलब है सीधे सीधे ये मर्डर है, 302। साथ में शरीर के अंदर सांप के जहर का पाया जाना भी लिखा हुआ था। लेकिन अब दो अलग चीज़ें थी, एक दम घुटना और एक जहर का मिलना। लेकिन दम घुटने की बात सीधे सीधे हादसे को नकार रही थी कि ये साजिश हो सकती है। अब जब ये दम घुटने वाली थ्योरी सामने आई खुलकर, तो पुलिस को लगा कि मामला गड़बड़ है। अब पुलिस ने छानबीन शुरू की खामोशी से। अब चूंकि उस घर में और हादसे के दिन सिर्फ अल्पना और उसकी सास थी और कोई था नहीं, पड़ोसियों से और पति के ज़रिए बाकी पता तो चल ही गया कि एक प्रेमी भी है और उसका नाम ये है, और ये घंटों बात करती थी, वीडियो कॉल करती थी। ये पुलिस के पास कंप्लेंट भी आई। पुलिस ने अल्पना के कॉल डिटेल को खंगालना शुरू किया। 2 जून की रात के सारे कॉल डिटेल निकाले गए, उसके और उसके आशिक मनीष के। करीब 90 कॉल थे दोनों के बीच बातचीत। अब पुलिस के लिए ये बड़ी अजीब थी कि जिस रात ये हादसा हुआ उस रात 90 कॉल, अब तक के सबसे ज़्यादा। करते तो ये घंटों बातें थी, लेकिन उस रात 90 कॉल, देर रात तक वो भी, बल्कि अर्ली मॉर्निंग तक भी। तब पुलिस को डाउट हुआ। पुलिस ने इसके बाद मनीष मीणा को उठाया और उससे पूछताछ की। थोड़ी देर में ही वो टूट गया। उसने बताया कि हाँ, उसने अल्पना के कहने पे ये कत्ल किया था और इसमें अल्पना भी शामिल है और एक और जो उसका साथी था जो उसके लिए, जिसने सांप का इंतज़ाम किया था। उसके इस बयान के बाद पुलिस अल्पना को गिरफ्तार करती है। अल्पना शुरू में इनकार करती है, लेकिन फिर बाद में वो भी हामी भर लेती है। अब पुलिस अल्पना, उसके प्रेमी और उसके तीसरे साथी तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। चार्जशीट दाखिल होती है, लोअर कोर्ट में मामला जाता है, हत्या का मुकदमा बनता है। लोअर कोर्ट को जब पता चलता है कि एक बहू ने अपनी सास को सांप से डसवा के मार डाला, लोअर कोर्ट भी हैरान, कहती है कि ये जो तरीका है कत्ल का ये बड़ा अजीब है और ऐसे तरीक़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इसलिए बड़ी सख्ती दिखाते हुए ज़मानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों हाई कोर्ट पहुँचे, तीनों। हाई कोर्ट में भी जैसे ही पता चला ये कत्ल का मामला है, लेकिन एक बहू ने अपनी सास को सांस से डसवा दिया, हाई कोर्ट भी चौंक। उसने भी कहा कि ये अजीब सा तरीका है कत्ल का, बेल देने से मना कर दिया। अब आखिरी उम्मीद थी इनके पास सुप्रीम कोर्ट। ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल आता है। कल सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं, बल्कि 3 इनके जज थे, और जज ये कहते हैं अपने, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी क्राइम को अंजाम देने के लिए बिल्कुल नया तरीका अपनाया गया है और इसीलिए ये जितने भी मुल्जिम हैं, आरोपी हैं, ये ज़मानत के हकदार नहीं हैं। और ये बात किसी और ने कही, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली, 3 जजों की ये बेंच बैठी थी इस बेल पर सुनवाई के लिए। और इन तीनों ने ये कहा कि चूँकि जिस तरीके का इस्तेमाल किया इन लोगों ने कत्ल के लिए, वो तरीका इतना ख़तरनाक है कि इनकी सोच को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये इनको आज़ादी मिलनी चाहिए या इनको ज़मानत मिलनी चाहिए और इसीलिए जेल में रहे। तो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों ने ही बेल खारिज कर दी। तीनों आरोपी, बहू, उसका प्रेमी और एक उनका साथी जिसने सांप लाने में मदद की थी, तीनों जेल में हैं। हालांकि अब प्रेमी और प्रेमिका अलग अलग हैं। अल्पना जो है वो जयपुर जेल में है, जबकि मनीष मीणा और उसका जो दोस्त है खेतड़ी, ये खेतड़ी जेल में है। तो 2 अलग अलग जेलों में अब आशिक और उनकी माशूक हैं और अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। तो ये थी कहानी, एक अजीब तरीका जिसमें एक बहू अपने सास को मारने के लिए सांप का इस्तेमाल करती है। एक पटना के मशहूर बल्कि डेंटिस्ट हैं डॉक्टर विश्वजीत चतुर्वेदी, लेकिन ये एक ज़्यादातर रहते हैं गाज़ीपुर में, और इनकी वाइफ रिमझिम चतुर्वेदी, वो भी पढ़ी लिखी, ब्यूटिशियन, इसके अलावा और भी कुछ बिजनेस में वो अपना हाथ आजमा रही थी। 45 साल की उम्र। इसके पूरी इलाके में ये रहते थे पटना के, और
24 नवंबर को अचानक रिमझिम गायब हो जाती है। रात को जब वो तय वक्त पर घर नहीं पहुंचती, घर वाले परेशान होते हैं। उनके पास 2 मोबाइल था, दोनों मोबाइल पे कॉल किया जाता है, लेकिन वो फ़ोन बंद था। तो बाकी गूगल के और उसके लोकेशन के ज़रिए उनका लोकेशन पता किया कोशिश करते हैं, वो भी नहीं पता चलता। रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह घर वाले पुलिस में जाकर इसके पूरी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा देते हैं रिमझिम चतुर्वेदी की गुमशुदगी की। इसी दौरान अगले दिन इधर पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जा रही है और उधर वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर नौबतपुर इलाके में सुबह करीब 9 बजे एक शख्स को एक खाली जगह पे एक महिला की लाश दिखाई देती है। वो फ़ौरन पुलिस को खबर करता है, पुलिस पहुंचती है, लाश को हॉस्पिटल ले जाती है, क्राइम सीन को पूरा इन्वेस्टिगेट करती है। तो पहली चीज़ ये पता चलती है कि कत्ल गोली लगने की वजह से हुई। चेहरे पे और सर पे गोली मारी गई थी, 2 गोली के निशान थे। अब इधर एक महिला की लाश पटना पुलिस ने पता करना शुरू किया कि कोई ऐसी महिला गायब तो नहीं हुई। और इसी दौरान पता चला कि इसके पूरी पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखाई गई है और वो रिपोर्ट में जो पूरा हुलिया और सारी चीज़ें बताई गई हैं वो इस जो लाश मिली उससे काफ़ी कुछ मिलती जुलती है। फिर पुलिस ने डॉक्टर विश्वजीत चतुर्वेदी उनके परिवार को बुलाया कि आप लाश की शिनाख्त करें। वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं और पहचान जाते हैं लाश रिमझिम चतुर्वेदी की ही थी। अब एक ब्यूटिशियन का कत्ल, एक डेंटिस्ट, डॉक्टर विश्वजीत असल में एक डेंटिस्ट हैं, और उनकी पत्नी का कत्ल घर से इतनी दूर, मीडिया ने भी खबरें छापी, हाई प्रोफाइल मर्डर केस। पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। शुरुआत जो आजकल हो चुका है, जिस तरीके से हमारे सीसीटीवी फुटेज हर जगह पे बहुत मदद करते हैं पुलिस की, ख़ासतौर पर जांच में, तो शुरुआती पूछताछ के बाद पता चला कि रिमझिम उस दिन भी अपने ब्यूटी पार्लर में थी और वहीं पे दोपहर के करीब 3:20 पर जो सीसीटीवी फुटेज है वो दिखाई दिया कि उनके ब्यूटी पार्लर के बाहर एक स्विफ्ट कार आकर रुकती है। उस कार में से कोई बाहर नहीं निकलता है, इसलिए चेहरा पहचान में नहीं आता है, लेकिन रिमझिम अपने ब्यूटी पार्लर से बाहर निकलती हैं और उस स्विफ्ट कार में बैठ जाती हैं और वहाँ से निकल जाती हैं। उसके बाद उस कार का डायरेक्शन दिखाया गया कि किधर किधर से बाकी रास्तों के सीसीटीवी फुटेज से मैच किया गया, तो पता चला कि वो कार उसी नौबतपुर की तरफ जा रही है जहाँ से आखिर में लाश मिली थी। अब पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए उस स्विफ्ट कार के नंबर को देखने की कोशिश की और आखिरकार कामयाबी मिली। स्विफ्ट कार का नंबर पता चल गया। स्विफ्ट कार के नंबर से पता चला कि ये जो नंबर है ये कमल नाम के एक शख्स का है, जो वहाँ पे पैथोलॉजी कंपनी बिहार और झारखंड उसका हेड है। उस नंबर के थ्रू पुलिस कमल तक पहुँचती है। कमल के पास जब पुलिस जाती है और बोलती है कि आप इस तरीके से एक डॉक्टर की पत्नी, उनका कत्ल हुआ और उसकी गाड़ी जो है उनके ब्यूटी पार्लर के बाहर, तो कमल बताता है कि उसमें कौन कौन लोग थे। फिर पता चला कि उसमें एक रोहित नाम का भी शख्स था। अब इधर पुलिस जब कमल का नाम पता चलता है तो उसका रिश्ता जो है वो रिमझिम के साथ तलाशने की कोशिश करती है कि क्या एक दूसरे को जानते हैं। पुलिस को पता चलता नहीं, कमल और रिमझिम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, न कभी फ़ोन पे बातचीत की, न बाकी लोगों ने, जो ब्यूटी पार्लर की तमाम बाकी लड़कियां थीं या जो घर वाले थे, हर एक ने मना किया कि वो कमल को नहीं जानते। तो पुलिस के लिए बड़ा अजीब था कि जिस शख्स को कोई जानता नहीं है वो कार लेकर वहाँ क्यों गया। तो पुलिस उससे पूछताछ करती है, तभी पता चलता है कि अब कमल के दोस्तों और रिलेटिव को थोड़ा ज़ीरो इन किया जाता है। तो पता चलता है कमल का एक दोस्त है जिसका नाम रोहित है। रोहित रिमझिम को जानता है और रिमझिम से उसकी बहुत कई साल पुरानी जान पहचान है। अब पुलिस रोहित के कॉल डिटेल और बाकी सारी चीज़ों को चेक करती है। फिर कमल से पता चलता है कि उस कार में रोहित भी था। इत्तेफाक से रोहित पटना से बाहर गया हुआ था। पटना जब वो लौटता है पुलिस उसके ऊपर नज़र रखी हुई थी। जैसे ही पटना आता है पुलिस रोहित को उठा लेती है। इसके बाद उससे पूछताछ करती है। रोहित लगातार मना करता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन आखिरकार फिर वो टूट जाता है और पूरी कहानी सुनाता है। रिमझिम के कत्ल की कहानी एक अजीब कहानी, जिस तरीके से कत्ल किया गया और जिस मकसद से कत्ल किया गया, दोनों अजीब। रोहित पटना के पास मुजफ्फरपुर का रहने वाला,
शुरुआत से ही थोड़ा सा वो परेशान रहता था। शुरू में लगता था कि उसे शायद कुछ ऐसे सिम्टम हैं कि वो बहुत जल्दी घबरा जाता है और डिप्रेशन का शिकार रहता है, लेकिन फिर भी उसकी अपनी ज़िंदगी ठीक ठाक चलती रही। उसने अच्छी खासी पढ़ाई की, बीएससी किया उसने केमिस्ट्री में। इसके बाद उसने नौकरी की। इस दौरान में 2014 में उसकी शादी हो गई, लेकिन फिर भी वो कुछ परेशान सा रहता था। उसे लगता था कि जो जितनी उसने पढ़ाई की है या बाकी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें का रिटर्न नहीं मिल रहा है, सैलरी भी कम है। हालांकि ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन वो फिर भी परेशानी में गुजर रहा था। इसी दौरान में उसकी एक दोस्त हुआ करती थी, पूनम, कॉमन फ्रेंड थी। तो वो भी रोहित की इस परेशानी से वाकिफ़ थी कि परेशान रहता है, डिप्रेशन का शिकार रहता है और उसे लगता है कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। उसे ये भी था, किसी ने कह दिया था कि तुम्हारे ऊपर किसी ने झाड़ फूँक कर रखा है। अब एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट केमिस्ट्री में, देखिए कहानी कैसे पलटती है। पूनम उससे कहती है कि तुम एक काम करो, एक मैं जानती हूँ एक डॉक्टर साहब की वाइफ है, उनका नाम है रिमझिम चतुर्वेदी, ब्यूटिशियन है, ब्यूटी पार्लर भी चलाती हैं, लेकिन साथ में वो ऐसी चीज़ों का इलाज करती हैं जिससे आपकी मानसिक परेशानी, आपका डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। और वो जादू टोना, ये सब टोटका, ये सारी चीज़ें करती हैं। पूनम के कहने पर रोहित रिमझिम से मिलता है। करीब 2016 की बात है। पूनम उससे मिलाती है, रिमझिम मुझसे बताती है कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम है। शुरू में उसे 2 कड़े देती है, कहता है ये तुम पहनो चांदी के। वो पहनता है। अब ये सारी दिमागी फितूर वहम था, उसे थोड़ा सा लगता है कि कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन जो उसकी सैलरी थी, ईएमआई, उसने कार भी खरीदी थी, बाकी चीज़ों में निकल जाती थी। इधर लगातार अब उसका रिमझिम के आना जाना हो गया शुरू। उसे लगा कुछ फ़ायदा हो रहा है। इसी दौरान एक बार ऐसा हुआ कि रिमझिम ने उसे कहा कि तुम 4 नई कमीज़ खरीदो, 4 नए शर्ट, और कुछ भी अच्छा काम करने जाना तो उन्हीं में से कोई एक शर्ट पहन कर जाना, सब कुछ अच्छा होगा। इससे पहले उसने बहुत सारे और भी उपाय बताए थे, कुछ हुए कुछ नहीं हुए। अब रोहित ने रिमझिम के कहने पे 4 शर्ट खरीद लिए। इत्तेफाक से उसी दौरान में उसकी एक मीटिंग थी, बिजनेस मीटिंग। उसमें से एक नई शर्ट उसने निकाली और पहन ली और पहुंच गया मीटिंग में। मीटिंग में पहुंचा, इत्तेफाक से वो मीटिंग कामयाब भी हो गई। उससे उसको, उसकी कंपनी को फाइनेंशियल फ़ायदा भी हुआ। अब उसके दिमाग में ये बात घर कर गई कि जो रिमझिम है इसका जादू टोना टोटका सही चल रहा है। उसने कहा था कड़े पहनो, कुछ मेरे हालात बेहतर हुए। उसने कहा था 4 शर्ट लो नहीं, उसमें से एक अच्छे काम के लिए पहनो। बोला आज इस शर्ट की वजह से मीटिंग कामयाब हो गई, मेरी बदकिस्मती जो है या मेरी मनहूसियत जो है वो दूर हो रही है। अब वो रिमझिम के ऊपर एक तरह से उसकी सारी बातों को मानने लगा। इधर रिमझिम का ये था कि उसके बारे में जो बाकी सारे लोगों ने बताया वो कि वो पढ़ी लिखी खुद थी, ब्यूटिशियन भी थी, एक डॉक्टर की वाइफ, लेकिन जादू टोना और ये अंधविश्वास, इन सारी चीज़ों को लेकर वो बहुत सारे लोग उसके क्लाइंट थे और उन्हें बताती थी कि वो जादू टोना करती है। कुछ लोग जो विटनेस है वो उन्होंने बताया कि वो रात के वक्त कब्रिस्तान और शमशान पहुंच जाती थी और कई बार उसने कब्रिस्तान में अपने कलाई के खून से कलाई को काटा खुद से और वहाँ अजीब तरह के तंत्र मंत्र किया करती थी। जब बॉडी मिली थी रिमझिम की तो पता चला कि उसकी कलाई पे कट के बहुत सारे निशान थे, यानी कि रोहित सही कह रहा था। तो ये सारी चीज़ें करती थी। अब 5 साल हो गए, धीरे धीरे वो सारी चीज़ें बता रही है, कभी काम कर जाए कभी नहीं कर जाए। लेकिन इधर रोहित की हालत ख़राब, क्योंकि हर चीज़ के लिए रिमझिम उससे पैसे मांगती थी कि हमें तंत्र मंत्र करना है, हमें पूजा पाठ करनी है, हमें तुम्हारे लिए ये लाना है, तुम्हारे लिए वो करना है, और वो उसको हज़ारों रुपये देता गया। इस दौरान 5 साल में लाखों रुपए उसने दे दिए। एक तो खुद परेशान, सैलरी कम, उम्मीद में कि सारे दिन फिर जाएंगे, ये झाड़ फूक से उसका सब कुछ बेहतर हो जाएगा, नसीब पलट जाएगा। वो रिमझिम के कहने पे चलता रहा, करता रहा, पैसे देते रहा, लेकिन उसकी ज़िंदगी नहीं बदली, उसकी तकदीर नहीं बदली और उसके साथ कुछ वैसा नहीं हुआ जो एक चमत्कार की उम्मीद झूठी पाले बैठा था। अब इधर रिमझिम जो है लगातार पैसे की फरमाइश ज़्यादा कर रही थी कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे लिए एक नया मुझे तंत्र मंत्र करना, नई पूजा पाठ। वो परेशान हो गया। अब रोहित रिमझिम से पीछा छुड़ाने लगा कि इससे किसी तरह हटो। ये बात रिमझिम को पता चली। वो अपने ऐसे सारे क्लाइंट जिनके ऊपर उसने अंधविश्वास और जादू टोना, ये सारी चीज़ों का वो एक लबादा उड़ा रखा था, उसे लगा कि ऐसे क्लाइंट भागने लगे तो फिर उसकी दुकानदारी चलेगी नहीं। उसने रोहित को फिर
समझाया, फिर धमकाया भी। उसने कहा अगर तुम मुझसे ये गई तंत्र मंत्र छोड़कर तुम गए तो ये सारा जादू टोना तुम्हारे ऊपर कर दूंगा और तुम और तुम्हारा परिवार सब बर्बाद हो जाएगा। रोहित ने पुलिस को ये भी कहा कि उसने एक बयान दिया कि अभी हाल में उसके देवर की मौत हुई है। उसने कहा उस देवर ने भी उसकी बात नहीं मानी थी और इसीलिए उसकी मौत हो गई। रोहित डर गया, घबरा गया। उसे लगा कि अगर रिमझिम से हम पीछा छुड़ाते हैं तो क्या पता, क्योंकि अंधविश्वास तो उसके अंदर वैसे ही भर दिया था कि मुझे तो बर्बाद करेगी, मेरे परिवार को भी बर्बाद कर देगी जादू टोना और तंत्र मंत्र से। तो करे तो क्या करे। उसे लगा पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है और वो है रिमझिम को रास्ते से हटा दो। इसी के बाद उसने ये बात अपने दोस्त से की, एक कमल जो पैथोलॉजी कंपनी में बिहार एंड झारखंड का हेड था और उसने भी बीएससी की है। एक उसका और दोस्त सूरज जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एमएससी है और एमबीए भी कर चुका है और कमल की कंपनी में ही काम करता है। तो ये तीनों ग्रेजुएट, वो भी बीएससी एमएससी। उसने अपने इन दोस्तों से बताया तो उन दोस्तों ने कहा कि हम तो नहीं, लेकिन एक मेरा दोस्त और है, वो हम एक शूटर को जानता है। तो उसने कहा अच्छा उससे बात करो। तो अब 2 शूटर का इंतज़ाम किया। उन लोगों ने कहा कि ये शूटर है, ये काम कर देगा। बट शूटर ने 4 लाख रुपए मांग दिए। उसने कहा कि कत्ल करने के लिए 4 लाख लेंगे। अब पैसे से वैसे ही कमज़ोर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी रोहित को। अब उसने कहा 4 लाख कहाँ से लाऊं। उसके दिमाग में फिर एक आइडिया आया। उसने कहा कि क्यों नहीं ये 4 लाख रुपए इसी रिमझिम से मांगते हैं, वैसे भी वो मर जाएगी, लौटाना तो पड़ेगा नहीं। वो उसके पास गया। उसने कहा कि उसे कुछ ज़रूरी काम है, कुछ बिजनेस से पैसे लगाने हैं, मुझे 4 लाख रुपए चाहिए, तो मुझे ब्याज पे दे दो, इंटरेस्ट पे। रिमझिम बहुत सारे लोगों को ब्याज पे पैसे देती थी, ये बात रोहित को मालूम थी। रिमझिम तैयार हो गई। 15% इंटरेस्ट पे, यानी कि 15% ब्याज पर रिमझिम ने 4 लाख रुपए रोहित को दे दिए, इस बात से बेखबर कि जो पैसे दे रही है उधार, ये उसी की सुपारी के लिए है, यानी उसी के कत्ल के लिए। उस 4 लाख में से 2 लाख रुपए पहले एडवांस दे दिया जाता है। अब इसके बाद प्लानिंग होती है कैसे कत्ल करना है। कत्ल से पहले रोहित रिमझिम को एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि उसने पटना में एक एयरपोर्ट और एम्स जहाँ बन रहा है उसके आसपास एक नौबतपुर इलाके में एक ज़मीन ख़रीदी है और उसका डील कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ज़मीन को देख के पहले पास करो। आपकी अपनी शक्ति है, तंत्र मंत्र है कि वो ज़मीन सही होगा कि नहीं होगा हमारे लिए, और वहाँ पे पूजा पाठ भी करानी है, तो आपको चलना पड़ेगा। रिमझिम इन चीज़ों के लिए तैयार हो गई। उसने कहा ठीक है चलेंगे। 24 नवंबर की दोपहर 3:20 पर कमल जो उसका दोस्त है, रोहित खुद गाड़ी में था, ये लोग आते हैं, अपने साथ ले जाते हैं रिमझिम को। रिमझिम को ले जाकर नौबतपुर में उसे ज़मीन का खाली टुकड़ा दिखाते हैं और कहते हैं यही हमारी ज़मीन है, और वो उनकी थी नहीं। वहाँ पे कहते हैं कि जो रिमझिम थी वो बाकायदा उस वहाँ पे अपने तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू करती है, ज़मीन का पूजा करती है, यहाँ की उस तक की मट्टी ज़मीन के उठा के चखती है और फिर कहती है ये ज़मीन बिल्कुल सही है, तुम्हारे लिए फ़ायदे का सौदा है। ये सब कुछ करने के बाद ये लोग गाड़ी की तरफ लौटते हैं। शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने वाला था, बल्कि हो ही गया था। तब तक जो शूटर था वो उसी गाड़ी के पास, उन्हें पहले से पता था कि कहाँ पे मिलना है, वो वहीं खड़ा हुआ था। सन्नाटा था। अचानक वो दोनों आता है और फायर कर देता है। पहली गोली मिसफायर हो जाती है। जब मिसफायर हो गई तो फिर उन लोगों ने रिमझिम को चूँकि रिवॉल्वर निकाल लिया था, उसने देख लिया, वो घबरा गई, भागना चाहती थी। तब तक बाकी ने पकड़ लिया, पकड़ के उसे ज़मीन पर गिराया और फिर दोबारा फायर किया गया। इसके बाद 2 गोली बेहद करीब से उसके सर पे और चेहरे पे मारी गई। सर का कुछ हिस्सा भी और चेहरे का कुछ हिस्सा भी एक तरह से ख़राब हो गया। कत्ल करने के बाद वहीं उन्होंने लाश छोड़ी और सब अपने अपने घर को निकल गए। लेकिन सीसीटीवी फुटेज से वो स्विफ्ट कार पुलिस की नज़र में आई, उसके ज़रिए कमल आया, फिर रोहित आया, फिर तमाम तरह इस होते होते ये कहानी खुली। तो आखिरकार इस केस को पुलिस ने सॉल्व कर लिया, पटना पुलिस ने। लेकिन इस कहानी में जो मैंने आपसे कहा था 2 चीज़ें, एक मोटिव, हर कत्ल के पीछे एक मकसद होता है, और कत्ल का तरीका, दोनों इसलिए डिफरेंट अजीब था कि एक पढ़ा लिखा शख्स जो बीएससी केमिस्ट्री, वो भी अंधविश्वास में जी रहा था, अपने तकदीर और उसको संवारने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा था।
जबकि कहते हैं कि इंसान अगर मेहनत करे और उसी पे यकीन करे तो सब कुछ हो सकता है। इन सारी चीज़ों का आमतौर पे वो लोग सहारा लेते हैं जो खुद कमज़ोर होते हैं। उन्हें लगता है कि बैठे बैठाए बस ऊपर वाला या कोई चमत्कार करके हमें दे दे, ऐसा होता नहीं है। तो एक बेसी अंधविश्वासी, दूसरी तरफ एक डॉक्टर की बीवी पढ़ी लिखी, और वो लोगों को अंधविश्वासी बना रही है जादू टोना और तंत्र मंत्र के नाम पर, और इस वजह से ये कत्ल हुआ। दूसरा, शायद ये बड़े कम ऐसे मामले आए होंगे कि जिसका कत्ल होना है, उसके कत्ल के लिए किसी को सुपारी देनी है, और सुपारी किलर को जो पैसे देने हैं वो जिसका कत्ल होना उसी से उधार लेकर देना है। तो ये भी एक अजीब कहानी थी इसमें। तो ये थी कहानी पटना की रिमझिम चतुर्वेदी हत्याकांड की, और ये सारे लोग अभी जेल में हैं, पुलिस की कस्टडी में हैं। सैटरडे को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खुलासा भी किया गया।